तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। दोस्तों, आज से लगभग 20-30 साल पहले जब बॉलीवुड में फिल्में बना करती थीं, तब उस टाइम पर इन फिल्मों में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता था। मतलब उस टाइम पर फिल्म मेकर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि लोगों के इमोशंस कैसे फिल्म के साथ कनेक्ट हो पाएं। फिर भले ही पर्दे पर इस तरह के इमोशंस दिखाने के लिए लॉजिक के साथ थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज अगर करना भी पड़े तो वो कर लेते थे। जैसे मनमोहन देसाई की फिल्मों में 3 बेटे अपनी माँ को एक ही बॉटल से खून देते हैं। न ही उनमें से किसी का ब्लड ग्रुप चेक होता है, बस 3 बेटे होते हैं और उनकी एक माँ होती है। उस टाइम पर दिखाई गई ऐसी बहुत सारी फिल्मों के सीन्स में लोग आज भले ही लॉजिक ढूंढने लगे हों, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब उस टाइम पर इन फिल्मों के ये सीन्स लोग सिनेमा घरों में देखते थे तो लोग अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और फिल्मों में इस तरह के और भी बहुत सारे सीन होने के बावजूद भी लोग इन फिल्मों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर बनने वाली फिल्मों में ऑडियंस लॉजिक को बहुत ज़्यादा ढूंढने लगी है, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज के टाइम पर फिल्मों में हम केवल और केवल लॉजिक ही ढूंढते रह जाते हैं, इमोशनली उनसे कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। और यही एक रीजन है कि आज के टाइम पर आने वाली बस कुछ ही फिल्मों को छोड़कर बहुत सारी फिल्मों से हमारा लगाव हो ही नहीं पाता है। सन 1990 में एक फिल्म आई थी दूध का कर्ज, जिसके साथ लोगों के इमोशंस आज भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक सांप अपने मालिक की मौत का बदला लेता है। इसमें अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमें सांप को दूध पिलाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर अरुणा ईरानी एक सपेरन होती हैं और अपना खुद का दूध सांप को पिलाती हैं। अब यहाँ पर अगर लॉजिकली और साइंटिफिकली देखा जाए तो सांप तो दूध पीते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इस सीन को एक माँ के नज़रिए से दिखाया जाता है जो कि सांप को अपना बेटा मानती है और अपना दूध पिलाती है। तो लॉजिकली ये सीन गलत है, लेकिन इमोशनली ये सीन सही है। ऐसे ही इसके एक और सीन में दिखाया जाता है कि सांप देखता है कि उसके मालिक को 3 लोग मिलकर मार रहे हैं, और सांप अपनी आंखों में विलन के गले में डली हुई लॉकेट को कैप्चर कर लेता है, और बाद में यही सांप अपने मालिक की मौत का बदला भी लेता है। अब यहाँ पर इस सीन में अगर लॉजिक देखा जाए तो सांप को बहुत अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है। मतलब जैसा कि हम और आप अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख पाते हैं, वैसा सांप अपनी आंखों से नहीं देख पाता है। सांप को तो ये सारी चीज़ें केवल और केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों में ब्लैक एंड वाइट ही नजर आती हैं। जैसी इमेज और जैसी तस्वीरें हमें किसी पुराने कैमरे की रील में नजर आया करती थीं। तो यहाँ पर यह सीन भी लॉजिकली गलत हो सकता है, लेकिन इमोशनली ये सीन बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को साइड में करते हैं और ये बेहतरीन फिल्म बनने के पीछे की बहुत सारी मज़ेदार बातें जानते हैं, जिसमें हमें जैकी श्रॉफ, अरुणा ईरानी, नीलम कोठारी, वर्षा उषागांवकर, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर नजर आए थे। फिल्म को 31 अगस्त सन 1990 को रिलीज किया गया था, और सेम इसी दिन इसके साथ में 3 और फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से एक फिल्म थी आदित्य पांचोली और माधुरी दीक्षित की फिल्म शैलाब, दूसरी थी मिथुन चक्रवर्ती की पाप की कमाई, और तीसरी फिल्म थी दृष्टि। हालांकि उस टाइम पर एक ही दिन रिलीज हुई इन चारों ही फिल्मों में से दूध का कर्ज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे अशोक गायकवाड़, जो कि इसके पहले सन 1988 में कातिल जैसी फिल्म बना चुके थे। एक्चुअली अशोक गायकवाड़ ने अपने कैरियर में आगे चलकर जितनी भी फिल्में बनाई, उनमें से ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर जैकी श्रॉफ या मिथुन चक्रवर्ती को ही साइन किया था। जैसे उन्होंने आगे चलकर जैकी श्रॉफ के साथ में फिल्म दूध का कर्ज के अलावा इज्जत, पुलिस ऑफिसर और हस्ती जैसी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर साइन किया था। वहीं मिथुन चक्रवर्ती के साथ में उन्होंने फूल और अंगार, कृष्ण अवतार और माँ कसम जैसी फिल्में बनाई हैं। फिल्म दूध का कर्ज की कहानी लिखी थी संतोष सरोज ने, जिसको आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले सलीम अख्तर ने प्रोड्यूस किया था। म्यूजिक था अनु मलिक का, लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने, और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था, जहां पर मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में रखे गए गाने लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। फिल्म के बेहतरीन गाने थे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, मेरे मुन्ने भूल न जाना, रास्ता तो मिल गया है, बीन बजाता जा सपेरे और बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं। ये सारे ही गाने उस टाइम पर लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे। जहां फिल्म के 2 गाने शुरू हो रही है प्रेम कहानी और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे सन 1990 के टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल रहे। इन गानों की पॉपुलैरिटी उस टाइम पर इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारी शादी की कैसेट्स में इन गानों को यूज किया जाने लगा था, और हो सकता है कि आपने भी इन गानों को किसी की शादी की कैसेट में देखा ही होगा। मोहम्मद अजीज ने इन गानों में ऐसी जान डाली कि ये गाने सुनने में आज भी बिल्कुल उतने ही फ्रेश लगते हैं। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2.5 करोड़ रुपए,
और उस टाइम पर इंडिया में इसने लगभग 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और उस टाइम पर ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी और पैसे कमाने के मामले में ये सन 1990 में 20वें नंबर पर रही थी। एक्चुअली अब ये वो समय था जब नाग नागिन वाली फिल्मों का क्रेज लोगों के बीच में धीरे धीरे कम होने लगा था और 1990 में रोमांटिक फिल्में और एक्शन फिल्मों का चलन बढ़ने लगा था। 1990 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी दिल, दूसरे नंबर पर थी घायल, तीसरे नंबर पर थी आज का अर्जुन, चौथे नंबर पर थी अग्निपथ और 5वें नंबर पर थी किशन कन्हैया। फिल्म दूध का कर्ज को IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। 80 के दशक के आखिरी में बॉलीवुड में बहुत सारी नाग नागिन की कहानियों पर बेस्ड फिल्में रिलीज होने लगी थीं, लेकिन उस टाइम पर रिलीज होने वाली ज्यादातर फिल्मों में हमें इच्छाधारी नाग और नागिन का कंसेप्ट दिखाया जा रहा था। और उस टाइम पर इन फिल्मों से अशोक गायकवाड़ भी काफी इंस्पायर्ड हुए और वो भी नाग नागिन के ऊपर एक फिल्म बनाने के बारे में प्लान करने लगे और उन्होंने राइटर संतोष सरोज के साथ में मिलकर फिल्म की कहानी के बारे में प्लान करना शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसमें हम इच्छाधारी नाग या नागिन की कहानी नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम इसमें बिल्कुल एक रियल और नॉर्मल सांप दिखाएंगे और इसके आसपास ही फिल्म की पूरी कहानी लिखी जाएगी। और कहानी की थीम कुछ ऐसी ही होगी जिसमें सांप लास्ट में बदला लेता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि इसके पहले जैकी श्रॉफ की फिल्म तेरी मेहरबानियां में भी दिखाया जाता है, जहां पर कुत्ता बदला लेता हुआ नजर आता है। फिल्म की कहानी कंप्लीट हो गई और इसके लिए सबसे पहले लीड एक्टर के तौर पर जैकी श्रॉफ को ही अप्रोच किया गया, जो कि इसके पहले फिल्म तेरी मेहरबानियां में भी बेहतरीन काम कर चुके थे। और ये फिल्म जैकी श्रॉफ को ऑफर हुई और जैकी श्रॉफ तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उस टाइम पर जैकी श्रॉफ ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर उन्हें जो भी फिल्में ऑफर होती थी वो उनकी कहानी तक नहीं सुनते थे। उस टाइम पर वो फिल्म के डायरेक्टर से उसका बस 2 लाइन में एक आइडिया सुनते थे कि फिल्म की मेन थीम क्या होने वाली है। तो कुछ ऐसा ही उस टाइम पर फिल्म दूध का कर्ज के साथ में भी हुआ था। जैकी श्रॉफ ने इसकी पूरी कहानी तक नहीं सुनी थी। जैकी श्रॉफ ने फिल्म की एक बेसिक थीम बस सुनी और इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया। और जिस टाइम पर जैकी श्रॉफ सन 1990 में फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। और जब जैकी श्रॉफ फिल्म दूध का कर्ज की शूटिंग कर रहे थे तब इसके बीच में ही उनके बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हो गया था। जैकी श्रॉफ के अपोजिट इसमें हमें नीलम कोठारी नजर आई थी। एक्चुअली सबसे पहले इसके लिए नीलम कोठारी की जगह पर माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था, जो कि उस टाइम पर बॉलीवुड की बिल्कुल टॉप एक्ट्रेस थीं और एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों में काम करती जा रही थीं। लेकिन जब ये फिल्म माधुरी दीक्षित को ऑफर हुई और उन्होंने ये कहानी सुनी तो उन्हें फिल्म की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये पूरी कहानी सुनने के बाद माधुरी दीक्षित को लगा कि ऐसी फिल्में आज के टाइम पर कौन देखता है और कैसे ऑडियंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि लास्ट में सांप बदला लेता है। तो माधुरी दीक्षित ने उस टाइम पर इसमें काम करने से मना कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर माधुरी दीक्षित के मना करने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में ऐसी खबरें सामने आने लगीं जिनमें ये कहा जा रहा था कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और शायद अनिल कपूर ने ही माधुरी दीक्षित को ये सलाह दी है कि इस तरह की फिल्में में वो काम ना करें। और उस टाइम पर इन्हीं खबरों के चलते अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के बीच में भी दूरियां बढ़ने लगी थीं। हालांकि फाइनली ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया और इसमें हमें जैकी श्रॉफ के अपोजिट नीलम कोठारी ही नजर आई। फिल्म का एक सीन था जहां पर अरुणा ईरानी को अपना दूध एक सांप को पिलाना था। एक्चुअली उस टाइम पर अरुणा ईरानी फिल्म के इस सीन को फिल्माने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थीं। इस वजह से बाद में पर्टिकुलर इस सीन के लिए अरुणा ईरानी के बॉडी डबल का यूज किया गया था। तो यहाँ पर जो हमें एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है वो अरुणा ईरानी के बॉडी डबल का था और जो दूर से शॉट दिखाया जाता है वो खुद अरुणा ईरानी ही थी। सांप को इस तरह से अपना दूध पिलाने वाला ये सीन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था। यहाँ तक कि आज इतने साल बाद भी जब भी फिल्म दूध का कर्ज की बात होती है तो इस सीन का नाम जरूर सामने आता है। हालांकि जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तब उस टाइम पर तो ये पूरा सीन इसमें रखा गया था, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म जब टीवी पर टेलीकास्ट की गई तो पर्टिकुलर इस सीन को वहाँ से कट किया गया था। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो फिल्म के ज़्यादातर सीन पुणे और मुंबई के आसपास के लोकेशंस पर ही फिल्माए गए हैं। जैसे कि फिल्म का एक सीन आपको याद होगा जहाँ पर जैकी श्रॉफ के पिता को एक पेड़ से बांधकर प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी मारते हैं। एक्चुअली इस सीन को पुणे के खेड़ श्योप और बेलू गांव में फिल्माया गया है, जहां पर इस गांव में आज भी ये पेड़ और इसके आसपास की लोकेशन बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन गोरेगांव फिल्म सिटी और कमाल अमरोही स्टूडियो मुंबई में फिल्माए गए हैं। फिल्म दूध का कर्ज में हमें बहुत सारे सांप दिखाए जाते हैं। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म के इन सीन्स को शूट करने के लिए बहुत सारे नकली सांपों का भी यूज किया गया था, लेकिन इसके अलावा फिल्म को और ज़्यादा ऑथेंटिक और रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसमें कुछ जगह पर असली सांपों का भी यूज किया गया था। जैसा कि फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शायद आपको याद होगा जहां पर हमें एक साथ बहुत सारे सांप दिखाए जाते हैं। तो फिल्म के सीन के लिए बहुत सारे तो नकली सांप यूज किए गए थे, लेकिन कुछ असली सांप भी हमें दिखाए जाते हैं।
और उस टाइम पर फिल्म के सेट पर इन असली सांपों को कंट्रोल करने के लिए और इनके साथ शूट करने के लिए बहुत सारे सपेरे भी बुलाए गए थे। इस वजह से फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन आज भी देखते टाइम पर एकदम रियलिस्टिक ही लगता है। इसमें हमें वर्षा उसागांवकर भी कजरी के किरदार में नजर आती हैं। एक्चुअली वर्षा उसागांवकर इसके पहले बहुत सारी मराठी फिल्मों में तो काम कर चुकी थीं, लेकिन ये उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म रही। और इसके बाद वर्षा उसागांवकर हमें बॉलीवुड की और भी बहुत सारी फिल्मों में समय समय पर नजर आती नहीं। वर्षा उसागांवकर मराठी थीं और फिल्म दूध का कर्ज को हिंदी के साथ ही साथ मराठी भाषा में भी एक साथ शूट किया गया था। और उस टाइम पर इसको हिंदी भाषा के अलावा मराठी में भी दुधाची उपकार के नाम से एक साथ रिलीज किया गया था। हालांकि जिस टाइम पर यह फिल्म रिलीज हुई उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने इसको सिनेमा हॉल में नहीं देखा था, लेकिन आगे चलकर इसके कुछ समय बाद जब ये फिल्म टीवी पर आई तो लोगों ने इसको देखा और बहुत ज़्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि उस टाइम पर बहुत सारे लोग टीवी पर यह फिल्म लगाकर एक साथ देखा करते थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी है तो हमें शहर का नाम और सिनेमा हॉल का नाम ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।